हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 12th क्लास का ज्योग्राफी यानी जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र यानी ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। चलिए, जो फर्स्ट चैप्टर है तो यहाँ पे आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि हम लोग डेली क्लास करने वाले हैं इसी तरह के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। चलिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो फर्स्ट यानी जो लाइन है उसमें बोला जा रहा है मानव भूगोल, यानी हम लोग पहले पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। व्हाट इज़ यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव भूगोल प्राकृतिक जगत तथा मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। यानी मानव जो भूगोल है वो क्या कराता है, जो प्राकृतिक जगत है तथा मानवीय जगत के जो मध्य स्थापित क्या है, परिवर्तनशील है, जो संबंध है उनके बीच क्या कराता है, वो अध्ययन कराता है। साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण तथा उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न भागों में उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। यानी क्या किया जाता है, इसमें जो मानवीय क्रियाकलापों के जो स्थानिक वितरण है तथा उनमें जो घटित होने वाली जो विश्व की विभिन्न क्या है भागों में जो उत्पन्न सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं का क्या किया जाता है, इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये जो चैप्टर है पूरा ये थ्योरी बेस्ड है, यानी जो आपको इसमें क्या करना है, सिर्फ समझना है और पूरा को यानी जो पूरा वीडियो है उनको लास्ट तक देखना है। चलिए, यहाँ पे आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। इस चैप्टर में सिर्फ समझने का ही खेल है। अब देख लेते हैं क्या है। चलिए, प्राकृतिक वातावरण के उन सभी तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी मानव भूगोल में क्या किया जाता है, जो प्राकृतिक वातावरण है उन सभी तत्वों का भी अध्ययन करना है जिन्होंने मानव के पोषण तथा विकास में सहायता प्रदान की है। यानी क्या बोला जा रहा है, प्राकृतिक वातावरण के जो ये सभी तत्व हैं कौन से, जिन्होंने पोषण तथा विकास में क्या किया है, सहायता प्रदान किया है यानी मदद किया है। इस दृष्टिकोण से धरातल पर प्राकृतिक वातावरण यानी धरातल जो प्राकृतिक वातावरण है यानी जो हमारी नेचर है, प्रकृति है, तथा मानव के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी मानव भूगोल के अंतर्गत क्या किया जाता है, मानव पोषण तथा विकास में जो सहायता प्रदान करने वाली क्या है तत्व हैं, और यानी क्या है, धरातल पर जो प्राकृतिक वातावरण है तथा मानव के संबंधों का जो अध्ययन क्या कहलाता है, मानव भूगोल के अंतर्गत ही ये किया जाता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट लाइन पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, मानव भूगोल की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो देख लेते हैं मानव भूगोल की और कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। चलिए, मानव भूगोल के जनक आपको मैं बता दूं, जो मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी के जनक कौन है, फादर कौन है, भूगोल वेत्ता कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। तो आपको याद रखने हैं 1844 से 1904 उनकी क्या है लाइफ की पीरियड है। ने अपनी पुस्तक यानी उन्होंने अपनी पुस्तक कौन, फ्रेडरिक रेटजेल ने एंथ्रोपोजियोग्राफी में सर्वप्रथम अपने भौगोलिक अध्ययनों में मानव तथा वातावरण के संबंधों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया है। यानी जो कौन है, भूगोल के जनक है फ्रेडरिक रेटजेल है। उन्होंने अपनी पुस्तक यानी एंथ्रोपोजियोग्राफी में सर्वप्रथम अपने भौगोलिक अध्ययनों में मानव तथा वातावरण के संबंधों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया है। तो चलिए, आपका क्लियर है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में के लिए। अब रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा को देख लेते हैं। रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण में से संबंध होते हैं। क्या होते हैं, मानव भूगोल के जो दृश्य होते हैं सर्वत्र यानी हमेशा क्या होते हैं, वातावरण से संबंध होते हैं यानी जुड़े हुए होते हैं, जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं। ये क्या होते हैं, भौतिक जो दशा होती है उनका योग होता है। एक अन्य स्थान पर रेटजेल ने लिखा है और दूसरी जगह उन्होंने क्या लिखा है, मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यानी क्या बोला जा रहा है, एक दूसरी जगह पे उन्होंने क्या लिखा है, जो मानव भूगोल है जो मानव समाजों तथा धरातल के बीच जो संबंध है
संबंधों के क्या है वो संश्लेषित अध्ययन है। क्या है ये संश्लेषित अध्ययन? मानव भूगोल। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। चलिए क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। चलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये जितने भी यानी जो चैप्टर है ये थ्योरी बेस्ड है, यानी आपको इसमें रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग मानव का प्राकृतिकरण। मानव का प्राकृतिकरण मैं बता दूं, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन किसे बोलते हैं? मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की आरंभिक अवस्था में आदिम मानव समाज अपने प्राकृतिक वातावरण से अत्यधिक प्रभावित रहा था। चलिए मैं आपको बता दूं, यानी जो आदिम मानव था, जो आदिम मानव समाज था, वो क्या था? जो प्राकृतिक वातावरण था उससे क्या था? वो अधिक ही प्रभावित था एवं मानव के सभी क्रियाकलापों पर प्राकृतिक वातावरण का पूर्ण नियंत्रण था। यानी जो उस समय आदिम समाज जो मानव थे उस समय क्या था? वातावरण का उन पर क्या था? पूर्ण नियंत्रण था, यानी पूरी तरह उन पर कंट्रोल था। जिसका प्रमुख कारण यह था कि आदिम मानव समाज की प्रौद्योगिकी का स्तर अति निम्न था। इसका मेन कारण क्या था? क्योंकि उस समय के जो यानी आदिम मानव समाज के जो लोग थे उस समय जो उनका प्रौद्योगिकी का स्तर था वो काफ़ी क्या था? निम्न था, काफ़ी छोटा था, तथा मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी अधीन थी। यानी जो उनकी क्या थी? सामाजिक विकास की जो अवस्था थी, कंडीशन थी, वो क्या थी? काफ़ी अधीन थी, यानी बहुत ही पुरानी थी। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में मानव अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में कार्य करता था। यानी उस समय की विकास की उस अवस्था में क्या करता था? मानव क्या करता था? प्राकृतिक वातावरण के साथ पूर्णतः दास रूप में, यानी एक तरह का गुलाम के रूप में वो कार्य करता था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए कार्य करता था, यहाँ से हम हो गया है। उसके बाद देख लेते हैं एवं प्राकृतिक शक्तियों को एक शक्तिशाली बल, पूजनीय एवं सत्कार योग्य मानता था। यानी जितनी भी यानी नेचुरल क्या थी? शक्तियाँ थी, पावर थी, उनको क्या करता था? एक शक्तिशाली बल की वो मतलब तरह मानता था। उनको क्या करता था? पूजता था, तथा उनके क्या करता था? सत्कार योग्य मानता था। साथ ही अपने क्या करता था? सतत पोषण के लिए मानव अपने प्राकृतिक वातावरण पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर था। यानी अपने पोषण के लिए वो क्या था? प्रत्यक्ष रूप से प्राकृतिक वातावरण था उन पर वो निर्भर था, उन पर वो डिपेंडेंट था। इस प्रकार आदिम मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुरूप ढाल लिया। और क्या किया? मानव जो आदिम मानव समाज था उन्होंने क्या किया? अब प्रकृति के जो आदेशों को अपने अनुरूप उन्होंने ढाल लिया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव का प्राकृतिकरण बोलते हैं। यानी इस जो ये पैराग्राफ है इसमें यही कहना चाहता है कि उस समय का जो मानव था वो क्या करता था? प्रकृति से काफ़ी डरता था। यानी प्रकृति को छेड़छाड़ करने में उनको डर लगता था। वो सोचता था कि अगर प्रकृति को छेड़छाड़ करेंगे तो हमें क्या होगा? प्रकृति कोई सजा देगी या कोई दंड देगा, इसलिए वो प्रकृति को छेड़छाड़ी नहीं करता था। प्रकृति जो कहती थी उन्हीं का वो आदेश का पालन करता था और उन्हीं के वो दास के रूप में वो काम करता था। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, तो हम लोग इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव का प्राकृतिकरण बोलते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में। चलिए हम लोगों ने मानव का प्राकृतिकरण के बारे में देख लिया। अब देख लेते हैं हम लोग प्रकृति का मानवीकरण, यानी आप यहाँ देख लेंगे हम लोग ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। हम लोगों ने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन देख लिया है, अब देखते हैं प्रकृति का मानवीकरण। समय के साथ साथ लोग अपने पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को भली भांति समझने लगते हैं। चलिए जैसे ही समय बीतता गया लोग क्या किए? पर्यावरण और जो प्राकृतिक बलें थी यानी जो नेचुरल पावर थी उनको क्या किया? लोगों ने समझना शुरू किया। वे अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास कर अपना सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी करते रहे। यानी क्या किया? जैसे ही समय बीतता गया लोग क्या किए? अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का यानी क्या किया? वो विकास किया और जो सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी उन्होंने किया। चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, इससे हम लोग क्लियर कर लेंगे यानी प्रकृति का मानवीकरण। चलिए
आधुनिक मानव इसी सक्षम प्रौद्योगिकी के बल पर पर्यावरण से विभिन्न संसाधनों का मनमाने ढंग से उपयोग करता है। यानी क्या किया, जैसी प्रौद्योगिकी का विकास होगा तो यानी आदमी ने क्या किया, पर्यावरण से क्या किया, वो विभिन्न संसाधनों को क्या किया, मनमाने ढंग से उपयोग किया। यानी जो नेचर में जितनी भी सारी वस्तुएं थी उन्होंने उनका क्या किया, मनमाने ढंग से उपयोग करता है, उन्होंने उपयोग किया तथा संसाधनों के उपयोग में प्रौद्योगिकी ने ही अनेक संभावनाओं को जन्म दिया है। यानी क्या किया उन्होंने, जैसे संसाधनों का उपयोग किया तो उन्होंने क्या किया, प्रौद्योगिकी के अनेक जो संभावनाएं थी, पॉसिबिलिटीज़ थी, उनको क्या किया, वो जन्म दिया है। मानव भूपटल के अधिकांश भागों पर सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण कर वहां अपनी छाप छोड़ चला जाता है। यानी क्या हुआ, लोग यानी विकसित होते गए तो उन्होंने क्या किया, भूपटल पर यानी भूमि के उस ऊपरी हिस्से पर क्या किया, सांस्कृतिक भूदृश्यों का क्या किया, उन्होंने निर्माण किया। यानी जो क्या किया, सांस्कृतिक जो भूदृश्य था उनका निर्माण कर उन्होंने क्या किया, अपना छाप छोड़ दिया। छाप छोड़कर उन्होंने क्या कर दिया, छाप छोड़ दिया। इस प्रकार प्रकृति पर क्या हुआ, मानवीय प्रयासों की छाप पड़ते जाने से धीरे धीरे प्रकृति का क्या हो गया, मानवीयकरण हो गया। यानी क्या हो गया, पहले लोग नेचर से डरते थे, लेकिन क्या किया, धीरे धीरे जब प्रौद्योगिकी का विकास हुआ तो उन्होंने क्या किया, प्रकृति के संसाधनों का मनमानी ढंग से उपयोग किया और उन्होंने भूपटल पर क्या कर दिया, अपने जो छाप थे वो छोड़ते चले गए। इससे क्या हो गया, जो मानव का यानी प्रकृति का क्या हो गया, मानवीयकरण हो गया। यानी प्रकृति मानवीयकरण के रूप में उभर कर सामने आने लगी। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में, हम लोगों ने यानी देख लिया किसके बारे में, मानवीयकरण यानी किसका, प्रकृति का। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। इस संदर्भ में भूगोलवेत्ताओं ने दो संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया है। किस, इसमें, इस संदर्भ में, यानी जो हम लोगों ने देखा, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यानी यहाँ क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे संभववाद। चलिए अब देख लेते हैं संभववाद क्या है। संभववाद, चलिए संभववाद इंग्लिश में उसको बोलते हैं हम लोग पॉसिबिलिज्म। यानी प्रारंभ से ही मनुष्य, यानी जो प्रारंभ से ही यानी शुरू से ही क्या है, मानवीय क्रियाकलापों का प्रभाव उत्तरोत्तर बढ़ते रहने से मानव ने प्राकृतिक वातावरण पर निर्भरता को स्वीकारना कम कर दिया है। यानी क्या हुआ, जैसे हमारी क्या हो गई, आवश्यकताएं बढ़ती गई तो हम लोगों ने क्या किया, प्राकृतिक जो वातावरण था उस पर निर्भर रहना छोड़ दिया। हम लोगों ने प्रौद्योगिकी का क्या किया, विकास करना शुरू कर दिया। इस संदर्भ में सर्वाधिक योगदान फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने किया। यानी जो इस संदर्भ में जो क्या किया, जो सर्वाधिक जिनका योगदान था, किसका था, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का था, ज्योग्राफर्स का था। चलिए, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने यह माना कि किसी प्रदेश या भूखंड के प्राकृतिक वातावरण में मानव के लिए कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई है। क्या बोला उसने, यानी किसी भी प्रदेश या भूखंड के प्राकृतिक वातावरण में मानव के लिए क्या है, कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई है। मानव अपनी बुद्धि तथा चातुर्य से सर्वोत्तम संभावनाओं का चुनाव कर सकता है। उन्होंने क्या बोला, यानी किसी भी प्रदेश या भूखंड में प्राकृतिक वातावरण में जो मानव के लिए क्या है, कई प्रकार की संभावनाएं छिपी हुई है। और क्या बोला है उन्होंने, मानव अगर चाहे तो अपनी बुद्धि तथा चतुर्य से क्या कर सकता है, वो जो सर्वोत्तम संभावना है उनका चयन कर सकता है, चुनाव कर सकता है। आप देख लेते हैं, इस प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार प्रकृति की सत्ता क्या हो गई, सर्वशक्तिमान नहीं रह जाती है और मानवीय छाट या चयन को महत्व दे देती है। यानी जब क्या हुआ, इस प्रकार से यानी क्या हुआ, प्रकृति की जो सत्ता थी, पावर थी, वो क्या रही, सर्वशक्तिमान नहीं रही। क्या हो गई, सर्वशक्तिमान कब थी, जब वो आदिम समाज लोगों में वो सर्वशक्तिमान थी, लेकिन अब क्या हुई, वो सर्वशक्तिमान नहीं रही और क्या हुआ, मानवीय छाट या चयन को उन्होंने क्या कर दिया, महत्व प्रदान किया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नहीं, हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को देखेंगे। यानी हम लोगों ने संभववाद देख लिया, अब देख लेते हैं हम लोग निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चयवाद भी बोलते हैं, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। चलिए, नव निश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। यानी जो नव निश्चयवाद के जो विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं, कौन है, अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर हैं। इन्होंने इस विचारधारा को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया। तो आपको ध्यान में रखना है किसने यह नाम दिया, चलिए नाम भी दिया,
टेलर की यह संकल्पना पर्यावरण निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच एक मध्य मार्ग प्रस्तुत करती है। यानी जो संभववाद है और निश्चयवाद है, तो उनके बीच में एक जो मध्य मार्ग यानी जो मध्य बीच में एक मार्ग प्रस्तुत होती है, उसी को उन्होंने क्या दिया, नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद दिया। चलिए अब उन्होंने क्या बोला है अपनी बुक में, जो ग्रिफिथ टेलर है जोग्राफर है, उन्होंने अपनी पुस्तक यानी जोग्राफी इन 20th सेंचुरी में नव निश्चयवादी विचारधारा का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा है कि मानव किसी देश के विकास को तीव्र, कम या रोक सकता है। उन्होंने क्या लिखा है, मानव जो है किसी भी देश के विकास को क्या कर सकता है, वो चाहे तो तीव्र कर सकता है, कम कर सकता है या रोक भी सकता है, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्देशित दिशा से नहीं हटना चाहिए। लेकिन क्या बोला है उन्होंने, यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्देशित दिशा से नहीं हटना चाहिए, उन पे निर्देशित दिशा से नहीं हटना चाहिए, उनको उसी दिशा में रहना चाहिए, यानी प्राकृतिक वातावरण में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोला जा रहा है उनमें, मानव भूगोल की नवीन विचारधारा, यानी जो मानव भूगोल है उनकी क्या है, नई विचारधाराएं क्या क्या है देख लेते हैं। यानी कल्याणपरक भूगोल में इस विचारधारा में क्या होता है, मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। यानी कल्याणपरक भूगोल में क्या करता है, जो मानव भूगोल का ये कैसा उपागम है, ऐसा उपागम है जिसमें क्या करता है, मानवीय समाज में जो मिलने वाली असमानताएं हैं और जो मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। यानी जो मानवीय समाज में जो असमानताएं हैं और जो मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों हैं उनके अध्ययन पर क्या करता है, ये बल देता है। कौन से विचारधारा में, कल्याणपरक भूगोल में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, क्या है ये, मानवतावादी भूगोल में क्या बोला जा रहा है, मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की सामयिक घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को वरीयता प्रदान करता है। यानी इसमें क्या करता है, जो मानवतावादी भूगोल में क्या करता है, जो सामाजिक और जो आर्थिक जीवन की जो समस्याएं हैं, यानी जो समसामयिक घटनाएं हैं तथा जो स्थानिक सामाजिक संगठन है, इनके अध्ययन को यह क्या करता है, वरीयता प्रदान करता है। तो यहाँ पे ये समझने वाला कुछ यानी जो चैप्टर है आपको ध्यान से सुनना है। अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला पैराग्राफ क्या बोला जा रहा है इसमें, अमूलवादी विचारधारा हम लोगों ने देख लिया 2। अब तीसरा में क्या बोलेंगे हम लोग, अमूलवादी विचारधारा। मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाली यह विचारधारा, यानी जो विचारधारा है कौन से सिद्धांत को उपयोग करने वाली विचारधारा है, मार्क्सवादी सिद्धांत विचारधारा विश्व में व्याप्त मानवीय समस्याओं, यानी जो विश्व में क्या है, जितनी भी सारी मानवीय समस्याएं हैं, जैसे गरीबी हो गया, भूखमरी हो गया, बीमारियां हो गई, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करती है। यानी इस विचारधारा में क्या करती है, यानी विश्व में जो व्याप्त क्या है मानवीय समस्याएं हैं उनका अध्ययन करती है। यह विचारधारा एक ऐसा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देती है जिसके अंतर्गत विश्व के समस्त निवासियों का विश्व के संसाधनों पर समान यहाँ पे स्वामित्व होना चाहिए, स्वामित्व एवं नियंत्रण हो। यानी जो इस विचारधारा में क्या होता है, ये विचारधारा ऐसा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था पर बल देता है जिसके अंतर्गत क्या होता है, विश्व में जो जितनी भी निवासी हैं उनके क्या करता है, वो संसाधनों पर समान स्वामित्व एवं नियंत्रण करने में ये क्या करता है, बल देता है, जोर देता है। चलिए अब देख लेते हैं चौथा क्या है, कौन सा है चौथा विचारधारा। चलिए इस विचारधारा में क्या बोला जा रहा है, व्यवहारवादी विचारधारा। इस विचारधारा में प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणा को जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। यानी इस विचारधारा में किस प्रकार अध्ययन किया जाता है, उनको क्या कर दिया जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ स्थान की अवधारणा को जाति में बांट दिया जाता है, प्रजाति में, धर्म में, उसके आधार पर क्या किया जाता है, उनको सामाजिक वर्गों के आधार पर उनका अध्ययन किया जाता है। कौन से इसमें विचारधारा में, व्यवहारवादी विचारधारा में। तो इसी के साथ हम लोगों ने यानी जो फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम लोग मिलेंगे यानी जो
सेकंड चैप्टर होगा। तो इससे सेकंड चैप्टर करने से पहले हम लोग इसके यानी जो MCQ होंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने में लेके आने वाला हूँ। तो चलिए, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। टिल देन, बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।